Hello friends, myself Dr. Praveen Kumar, MD Kai Chikitsa. I am working as assistant professor in KV Ayurved Medical College in आगरा। आशा है कि आप लोग घर पर हैं और स्वस्थ होंगे और कोरोना रूपी महामारी से बचने के लिए अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि कोरोना उन लोगों को ज़्यादा हार्म कर रहा है जिन लोगों की इम्यूनिटी या तो वीक है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोग हैं, या फिर जो ऐसे लोग जो ओल्ड एज के हैं और अपन बहुत सारी क्रोनिक डिसीज से ग्रसित हैं। जस्ट लाइक अनकंट्रोल क्रोनिक डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इस्चेमिक हार्ट डिसीज है, रीनल फेल्योर है, कैंसर है, और भी ऐसी ही बड़ी महामारी से ग्रसित हैं। ऐसे लोगों की इम्यूनिटी ऑटोमेटिक कंप्रोमाइज रहती है और उसकी वजह से वो वायरस उनको ज़्यादा हार्म करके ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो उसी कड़ी में हम आगे आज जो बात करने वाले हैं उसी में से एक महामारी जो कि डायबिटीज़ है, जो हमारी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फैली हुई है। हो सकता है आप में से कई लोगों के घर में भी डायबिटिक पेशेंट हो, ओल्ड एज के दादा दादा टाइप के लोग। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं घर में रहते हुए उस व्याधि से हम कैसे अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना है। ऐसे लोगों को उनकी लाइफ स्टाइल क्या होनी चाहिए, उनकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, उनको क्या खान पान होना चाहिए, आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे और उसके हम आयुर्वेदिक सिद्धांत पे ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो आज हम जो बात करेंगे वो स्पेशली 3 पॉइंट्स में बात करेंगे कि कैसे डायबिटिक पेशेंट की इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको हम ओज भी बोले थे, या फिर हमारा अपना बल है वो कैसे कम हो जाता है, कैसे वो इम्यूनिटी वीक हो जाती है ऐसे पेशेंट की, उस पर आयुर्वेदिक सिद्धांत की चर्चा करेंगे। दूसरे हम बात करेंगे कि उनका घर में रहते हुए लॉकडाउन को फॉलो करते हुए हम क्या उनका लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए, उनको कैसे व्यायाम करनी चाहिए तो उनकी ब्लड शुगर नॉर्मल हो घर पे रहते हुए। और तीसरा हम थोड़ा सा आयुर्वेदिक होम मैनेजमेंट की बात करेंगे कि घर पर रहते हुए किन छोटी मोटी हम आयुर्वेदिक दवाओं का यूज करें ताकि वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो घर पर रहते हुए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, जिसको आयुर्वेद में प्रमेय बोला है और स्पेशली मधुमेह के नाम से जिसको जानते हैं, तो उस व्याधि से हमारी इम्यूनिटी कैसे वीक होती है या फिर हमारी इम्यूनिटी पे वो कैसे हमारी इम्यूनिटी को हार्म करता है, तो वो व्याधि की उत्पत्ति कैसे होती है उसके हम सबसे पहले निदान पॉजिटिव फैक्टर यानी कि जिसको बोलते हैं एटियोलॉजी की बात करेंगे। जो हमारे आयुर्वेदिक आचार्यों ने उसके लिए एक अच्छा सा श्लोक दिया हुआ है। आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधीनि ग्राम्य औदक अनुप रसा पयांसी नव अन्नपानम गुण वैकृतम च प्रमेय हेतु कफ कृच्छ सर्वम। इसका मतलब जो होता है, ये जो व्याधि है, प्रमेय रूपी जो व्याधि है, जिसको हम डायबिटीज बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं, तो उसमें स्पेशली जो व्याधि है वो कफ प्रधान व्याधि है। और ये जो हमारा जो इम्यूनिटी है वो भी हमारी जो कफ कफ की वजह से ही वो हमारी व्याधि क्षमता बल बनता है, जैसा कि हमने पहले बहुत डिस्कस भी कर चुके हैं। तो ऐसा कौन कौन सी एटियोलॉजी है, उसमें सबसे पहला जो उन्होंने पॉइंट बोला आचार्य जी ने, आस्य सुखम। आस्य सुखम का मतलब है कि जो लोग खाने के लिए ज़्यादा लालायित रहते हैं, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट लेने के लिए जिनको ज़्यादा मन रहता है, कभी वो बार बार खाने के इच्छुक होते हैं, डिफरेंट डिसीजेस के बारे में उनको मीठा खाना है, कभी नमकीन चाहिए खाना है, कुछ खाना है, तो ऐसे लोगों को आस्य सुखम बोला है। स्वप्न सुखम मतलब है कि जो सोने वाली प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ज्यादा सोना जिनको पसंद होता है। अभी तो लॉकडाउन है तो आदमी घर पर है तो ज्यादा टाइम मिल रहा है तो आराम से सो रहा होगा। तो ऐसे लोगों की इम्यूनिटी ज्यादा, ऐसे लोग ज्यादा सोएंगे, अगर उनको डायबिटिक है तो ज्यादा सोएंगे तो नुकसान है। तो इस कंडीशन में उनको दिन में नहीं सोना चाहिए, रात्रि में सोना अच्छी बात है, उससे इम्यूनिटी इंप्रूव होती है, लेकिन दिन में सोना नुकसानदायक है क्योंकि दिन में सोने से हमारे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कफ का प्रकोप होता है। कफ का प्रकोप होता है तो ये व्याधि भी बढ़ेगी क्योंकि ये कफ प्रधान व्याधि है। दूसरा दधीनी मतलब दही या दही से बने हुए प्रोडक्ट। आयुर्वेद में दही का मतलब बहुत बड़ा निषेध है, केवल कुछ ही जगह पे है जो दही खाने को बोला है। बहुत सारी रीतियों में दही नहीं खाना, बहुत सारी कंडीशन में दही नहीं खाना, क्योंकि दही होता है कफ को दुष्टि करने के हेतु में बहुत श्रेष्ठ होता है और अभिसंधि होता है। तो स्पेशली ये स्रोतस की दुष्टि करता है, स्रोतस में अवरोध पैदा करता है, क्योंकि स्रोतस हमारी इस व्याधि को क्रिएट करने में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। स्पेशली जैसे हम जानते हैं, जैसे कि मॉडर्न उसका अगर बात करें तो जो इंसुलिन होता है जो बीटा सेल से रिलीज होता है पेंक्रियाज की, तो जहाँ से वो रिलीज होता है तो वहाँ भी स्रोतस इन्वॉल्व होता है कि सेल्स के अंदर जाके जो ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, तो वहाँ पे भी वो सेल्स के अंदर जाएगा तो किसी ना किसी स्रोतस के माध्यम से जाएगा। अगर स्रोतस में अभिसंधि आहार जाएगा तो उसको ब्लॉक करेगा, तो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी, तो हमारा ग्लूकोज लेवल भी सूट करेगा। तो ऐसा आहार विहार नहीं करना है जो हमारे स्रोतस को किसी भी तरह से उसमें रुकावट पैदा करे।
तो दूसरा हमारा नॉन वेजिटेरियन लोग, जिसको बोला गया आनुप्रसापयांसी, आनु मतलब होता है कि हमारे जो जलीय प्राणी हैं, ऐसे मांस खाना, वो भी बहुत ज्यादा इस व्याधि को प्रमोट करता है। नव अन्नपानम मतलब नया अनाज जो अभी इसी ऋतु में जस्ट पैदा हुआ, जैसे कि गेहूं है, चावल है, बाजरा है, और तुरंत उसका यूज नहीं करना चाहिए। हमारे आयुर्वेद में बोला गया है कि पुराना ही अनाज खाना चाहिए। पुराने अनाज अगर खाते हैं तो कफ को प्रकोपित नहीं करता है ज्यादा, वो हमारे कफ के लिए हार्म नहीं करेगा ज्यादा। और गुड़ व्यक्र शर्करा से युक्त मिठाई, जैसे मिठाई तो बहुत हार्मफुल है, वो तो सब लोग जानते हैं। मिठाई तो शुगर पेशेंट के लिए तो खाना ही नहीं है उसको। तो ऐसे ये निदान कुछ बताए हैं, इन निदानों पे भी हम वहाँ पे सेकंड पार्ट में जब जाएंगे कि उनको पथ्य पथ में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो वहाँ पे एक छोटा सा फिर से हम चर्चा करेंगे। तो डायबिटीज जैसा कि हम बताया कफ प्रधान व्याधि है, तो हमारे आचार्य जी ने इसके लिए बहुत अच्छे छोटे से श्लोक बोला है। बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेषा, बहुत श्लेष्मा प्रधान व्याधि है, श्लेष्मा से होने वाली व्याधि है। और प्रमेह व्याधि जो होती है उसके जो डोमिनेंट दोष है वो तीनों ही दोष है, तीनों ही दोष उसमें प्रकोपित होते हैं, वात पित्त कफ। और उसके 10 दोष से बोले हैं, उसमें 10 दूषियों में जो धातुएं हैं, हमारे शरीर की जो धातुएं हैं वो 6 धातुएं इन्वॉल्व होती हैं एक्सेप्ट अस्थि धातु। तो उसमें रस है, रक्त है, मांस है, मेद है, और मज्जा और शुक्र है, अस्थि नहीं है। और 4 अदर फैक्टर हैं जो हमारी बॉडी की जो इन्वॉल्व होते हैं उसमें। तो उसमें है क्लेद है, वसा है, लसिका है, और ओज है। तो देखिए ओज आया, तो ये जो 10 दूषी जो दुष्टि हो रही है, तो 10 दूषी होता है, तो क्रोनिसिटी जैसे जैसे व्याधि की बढ़ती है वैसे ही उत्तरोत्तर इनका इन्वॉल्वमेंट होता है दूषियों का। तो एट लास्ट जब बहुत व्याधि, जब बहुत ज्यादा समय व्यतीत होने के बाद जब क्रोनिक हो जाती है, तो ऐसे डायबिटिक पेशेंट का ओज इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। ओज इन्वॉल्वमेंट होगा तो ओज मतलब स्पेशली यहाँ पे जो ओज बोला है वो अपर ओज की बात की है, तो इसके बारे में हम बहुत सारा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो अपर ओज है, जैसा कि उन्होंने जो सर्व शरीरगत होता है, तो हमने बताया था, जो भेल जो हमारे आचार्य जी हैं उन्होंने 12 स्थान बताए थे इसके अपर ओज के। उसमें 7 धातुएं थी, 2 दोष थे, पित्त और कफ, और हमारा 3 मल थे, पुरीस, मूत्र और श्वेत। तो ये जो है वो उनके ओज के अधिष्ठान भी वही है। और हमारी जो ये व्याधि जो बन रही है, इसमें भी जो दूसरे हैं उसमें भी 6 धातुएं इन्वॉल्व हैं। तो इसके भी ये व्याधि भी उन्हीं अधिष्ठानगत व्याधि होके उस ओज को बाद में क्रोनिसिटी बढ़ने पे उस ओज पे हार्म करती है। और ओज ही हमारी इम्यूनिटी है, व्याधि क्षमत्व बल है। अगर डिस्टर्ब होगा तो हमारी व्याधि क्षमत्व बल कम होगा। तो इसकी वजह से डायबिटीज जैसे जैसे क्रोनिक होगी तो हमारा ओज गड़बड़ होने की वजह से हमारी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज होगी। तो ये हमारा आयुर्वेदिक रिलेशन है हमारी इम्यूनिटी को कैसे वीक होती है। अभी हम सेकंड पार्ट में जब जाएंगे तो हम बात करेंगे कि कौन सा हमको घर पे रहते हुए, लॉकडाउन को फॉलो करते हुए, हमको अपनी इम्यूनिटी को घर पे, डायबिटिक क्रोनिक डायबिटिक अनकंट्रोल पेशेंट हैं जो, उनको अपनी शुगर लेवल को मैनेज करने के लिए ऐसा कौन सा आहार विहार घर पे करें और ऐसा कौन सा व्यायाम करें कि वो उनकी लाइफस्टाइल, उनकी जो दिनचर्या है वो प्रॉपर तरीके से हो। अभी हम सेकंड पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे, तो उसमें हम पथ्य पथ के बारे में बात करेंगे कि कौन सी लाइफ मतलब क्या खाना है पेशेंट को और क्या नहीं खाना है, जिससे उसका ब्लड शुगर कंट्रोल रहे और उस व्याधि की कॉम्प्लिकेशन से उसको जो इम्यूनिटी पे जो हानि है वो हानि ना होने पाए। तो इसमें सबसे पहले हमने जो बताया था इसकी एटियोलॉजी कैसे बनी, इस व्याधि की एटियोलॉजिकल फैक्टर जो बात किए थे, जो श्लोक हमने बताया था, आस्य सुखम स्वप्न सुखम गिरदधिनी ग्राम म्योदक आनु प्रसा पयांसी नव अन्नपानम गुड़ व्यकृतम च। तो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर सबसे पहले इन जो निदान है इनको हमको छोड़ना पड़ेगा। आयुर्वेद में जो चिकित्सा का मेन सबसे पहला सिद्धांत है वो है निदान परिवर्जन। तो इसको हमको पहले सबसे पहले इसको छोड़ना है निदान को, उसके बाद में फिर हमको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो जैसे हमने दिनचर्या बताई वो वैसे ही रहेगी जैसे हमने दिनचर्या में चर्चा की थी कि सुबह कब उठना है, कब व्यायाम करना है, क्या ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, डिनर करना है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि लंच में क्या करना, खाना क्या है हमको, और ब्रेकफास्ट में और डिनर में क्या खाना चाहिए ऐसे पेशेंट को। तो स्पेशली हम बात करेंगे अगर अनाज की, तो अनाज हमको हमेशा पुराना खाना है। और फूड पैटर्न जो होता है, स्पेशली जो खाना होता है उसमें 3 कंटेंट होते हैं हमारे, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है। तो जो डायबिटीज होती है उसमें भी मेन जो सबसे ज्यादा वो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के विषय के बारे में चिंतनीय है। तो कार्बोहाइड्रेट में भी हमारा ग्लूकोज, जो अल्टीमेटली जो कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं वो पॉलीसेकेराइड फॉर्म में लेते हैं, तो वो डाइजेशन के बाद में जो ग्लूकोज बनता है या फ्रक्टोज बनता है, तो स्पेशली ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में कांस्टेंट रहना चाहिए, वो बढ़ना नहीं चाहिए। तो बढ़ेगा तो ही वो डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन होगा, अगर कंट्रोल में नहीं रहेगा तो ऐसा फूड कम को खाना है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होना चाहिए। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसके पाचन के 2 घंटे बाद हमारा ब्लड में कितना शुगर बढ़ रहा है उसको जो देखते हैं वो होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है उसका जो लेवल है वो हमेशा 55 से कम होना चाहिए।
ऐसे फूड जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम रहेगा वो गुड होते हैं फॉर डायबिटिक पेशेंट। तो ऐसे फूड कौन से होते हैं? तो अनाज की बात करेंगे तो ऐसे में सबसे बेस्ट अनाज की बात करेंगे तो बार्ले है, जौ। जौ का आयुर्वेद में बहुत अच्छा वर्णन है, बहुत बड़ा वर्णन है, वो तो ड्रग ऑफ चॉइस है इस प्रमेह के लिए, प्रमेह व्याधि ही के लिए बहुत अच्छी बताई है जौ। तो जौ के बाद में अगर और अनाज की बात करते हैं तो उसमें राई है, और कुट्टू का आटा भी बहुत गुड अच्छा है उसके लिए, ओट्स है। तो ये ऐसे अनाज का यूज करना चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। और कौन से अनाज नहीं खाने चाहिए, उसमें नया कोई भी अनाज नहीं खाना चाहिए जो अभी पैदा हुआ है। और चावल है, चावल को नहीं खाना चाहिए। गेहूं है, उसको कम से कम यूज करना चाहिए। तो वो आप जरूर देख लीजिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स किन अनाज का कम है या ज़्यादा है। उसके बाद में हम वेजिटेबल्स, कौन सी वेजिटेबल्स खाना है, ये बहुत बड़ा हम चिंतनीय विषय रहता है कि हमको कौन सी सब्जी खाएं क्या नहीं खाएं। तो उसमें भी हमको देखना है, तो वो वहाँ पे भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखना है। तो ज़्यादातर जो वेजिटेबल्स होती हैं हमारी, जो भी हम सलाद के रूप में लेते हैं या सब्जी के फॉर्म में जो हम खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी भी खाते हैं, उनका जनरली ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, कुछ एक्सेप्ट कुछ छोड़ के। जैसे कि हमारा पंपकिन होता है जिसको काशी फल बोलते हैं, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। ऐसी वेजिटेबल्स नहीं खाना है। और स्पेशली ऐसी वेजिटेबल्स नहीं खानी जो स्टार्ची होती हैं। स्टार्ची फूड को हमको अवॉइड करना है, क्योंकि स्टार्च जो होता है वो स्टार्ची फूड में होता है हमारा माल्टोज। और माल्टोज जब टूटता है मोनोसेक्राइड्स के अंदर, तो दो ग्लूकोज में टूटता है, जैसा कि सब साइंस बैकग्राउंड के लोग जानते हैं इस चीज को। तो दो ग्लूकोज में टूटता है तो दो डबल ग्लूकोज बनता है, तो वहां पे शुगर लेवल ज्यादा बढ़ता है। तो स्टार्ची फूड हमको छोड़ देना है, सारे स्टार्ची फूड। स्पेशली हमारा आलू होता है उसमें वो स्टार्ची होता है। और भी जैसे फास्ट फूड है, जंक फूड है, जितने भी बाहर के मार्केट में जो भी हम फ्रूट्स खाते हैं, तो वो सब स्टार्ची होते हैं, वो हमारी शुगर को बढ़ाएंगे। ऐसे फूड हमेशा छोड़ देने चाहिए। और फूड हमेशा ऐसा लेना है जो फाइबर युक्त हो, क्योंकि फाइबर युक्त फूड जो होगा वो हमारे ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसका कम होता है, डाइजेशन धीरे धीरे होता है, और धीरे धीरे हमारी ब्लड में शुगर जाती है, जिसकी वजह से वो हमें ज़्यादा शुगर लेवल सूट नहीं करता है। तो ऐसे ही हमको ऐसे वेजिटेबल्स ही खाने हैं हमको। अब तो फ्रूट्स की बात करते हैं, तो फ्रूट्स में तो बहुत लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि फ्रूट्स तो बहुत मीठे होते हैं, लोग तो कहते हैं कि फ्रूट्स खाएंगे तो शुगर तो सूट करता है, मैक्सिमम लोग अवॉइड करते हैं फ्रूट्स खाना। लेकिन अब दूसरी कंडीशन क्या है, फ्रूट्स नहीं खाएंगे तो इम्यूनिटी कैसे बनेगी? तो ये दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट हो गए। तो इस कंडीशन में डायबिटिक पेशेंट भी फ्रूट्स खा सकता है, लेकिन फ्रूट्स भी उसको वही चूज करने हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में उसको अच्छे से जानकारी हो कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। ऐसे कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे कि हमारे ऑरेंज है, ग्रेप्स है, ऑरेंज है, ग्रेप्स है, और आपके एप्रिकॉट है, स्ट्रॉबेरी है, एप्पल है, पियर्स है, पीच है। ये फ्रूट्स हैं जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के, ऐसे फ्रूट्स वो ले सकता है। स्पेशली ऐसे फ्रूट्स नहीं लेने का जिनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका ज्यादा होता है, उनमें आपका मेलन्स है, तरबूज है, खरबूज है, और पाइनएप्पल है, मैंगो है, बनाना है। ऐसे फ्रूट्स हमको अवॉइड करने हैं। तो ये सब ध्यान देने की जरूरत है, कौन से फ्रूट्स खाने हैं, कौन सी वेजिटेबल्स खानी है, कौन सा हमको अनाज खाना है। ग्रेन्स ले सकते हैं ऐसे पेशेंट, सारे पेशेंट ग्रेन्स ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, और दालें यूज कर सकते हैं। दाल में भी स्पेशली मूंग की दाल सबसे श्रेष्ठ मानी गई है, मसूर की भी खा सकते हैं, लेकिन ऐसी दाल नहीं खानी जो कफ को प्रकोपित करने वाली दालें हैं। स्पेशली जैसे उसका है उड़द का दाल है, और अरहर का दाल है। ये ऐसी दालों को अवॉइड करना है। जो हैवी खाने को अवॉइड करना है वो मैंने सारा कुछ डिस्कस किया था, कितनी मात्रा में खाना खाना है, कितना हमारा स्टमक कितना फुल करना है, वो सब हमने डिस्कस किया हुआ है, तो हम अभी दोबारा उस पर नहीं जाएंगे। तो ये हमारा फूड पैटर्न होना चाहिए। अब हमारा बिहार कैसा होना चाहिए, मतलब कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जो हमारे पेंक्रियाज को स्टिमुलस दे, हमारे इंसुलिन को ज़्यादा हमारे एक्टिवेट करे। तो ऐसी हमारी एक्सरसाइज को, स्रोतस का अवरोध को दूर करने वाली, हमारी बॉडी को डाइजेशन को मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने वाली, तो ऐसी एक्सरसाइज में हम सुबह उठ के, अगर हम उठते हैं तो सुबह में जो एक्सरसाइज का पैटर्न है वहाँ पे हम एक्सरसाइज करेंगे, तो उसमें वॉकिंग कर सकते हैं पेशेंट। और कुछ आसन हैं स्पेशली, इसमें जो आसन होते हैं जो बैठ के जो इजिली हो सकते हैं, जैसे मंडूकासन है, सशकासन है, आपका जो लेट के होने वाले आसन है उसमें पवन मुक्तासन है, सर्वांगासन है, उल्टे लेट के आपके भुजंगासन है, सलभासन है। इस टाइप के आसन उनको करना चाहिए। और आसन बहुत ज्यादा नहीं करें, लेकिन एक आसन में रुकने की टेंडेंसी को थोड़ा सा बढ़ाएं। मतलब कम से कम 1 मिनट से लेकर 2 मिनट तक एक आसन में रुकने की अभ्यास होना चाहिए। शुरुआत में तो अभ्यास वो नहीं बनता है, धीरे धीरे डेवलप होता है, तो उस पर अभ्यास निरंतर करते रहेंगे तो वो अभ्यास भी बन जाता है। और अगर प्राणायाम की बात करते हैं तो इसमें कपालभाति का बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप कपालभाति कम से कम 10 से 15 मिनट हर डायबिटिक पेशेंट को करना चाहिए। तो ये आपका लाइफस्टाइल हो जाता है। लाइफस्टाइल में आपको क्या व्यवहार करना है, कैसे
और सोना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, और स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेने का। स्ट्रेस से जैसे हम बोले थे विषादो रोग वर्धनानाम, वो सारे रोग बढ़ते हैं। कोई भी ऐसा पॉजिटिव फैक्टर जहाँ से स्ट्रेस आता है आप तुरंत उसको ब्लॉक करिए, अपने सेल्फ काउंसलिंग करिए, किसी से काउंसलिंग लीजिए, लेकिन स्ट्रेस को अवॉइड करिए। स्ट्रेस बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है आपकी शुगर को बढ़ाने के लिए। अभी हम शॉर्ट में हम एक लास्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, आयुर्वेदिक होम मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं हम घर पे रह के, क्या कुछ मेडिसिन की सपोर्ट ले सकते हैं क्या घर पे अपने शुगर को कंट्रोल रखने के लिए। तो उसमें जैसे कि हम वेजिटेबल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स हैं जैसे करेला है, कुंदरू है, लौकी है, टमाटर है, खीरा है। इनको हम चाहे तो रॉ फॉर्म में, सलाद की फॉर्म में, या फिर जूस फॉर्म में इनको कैसे भी हम यूज कर सकते हैं। ये दोनों ही फायदे देती हैं। एक तो सबसे अच्छा इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, फाइबर रिच होती हैं, और हमारी इम्यूनिटी को भी बिल्डअप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं डायबिटिक पेशेंट के। और कुछ मेडिसिन हर्ब्स हैं उनको, जैसे गुड़मार है, विजयसार है, मेथी है, गोक्षुर है, ऐसी बहुत सारी और भी मेडिसिन आयुर्वेदिक, तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, अपने आयुर्वेदिक फिजिशियन से, कि हमको कौन सी मेडिसिन हमारे लिए सूटेबल है, और उनका घर में तो काढ़ा की फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। तो हमारी वो शुगर को भी बैलेंस रखती है और बाकी हमारी इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करती है। थैंक यू।